आपका उत्तराखंड बुलेटिन जिक्र पहाड़ों का मैं और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह का माहौल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया सोशल मीडिया पोस्ट। देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल अनिल चौहान को जन्मदिन की दी हार्दिक बधाई। कहा बद्री विशाल से की दीर्घ आयु और मंगलमय जीवन की प्रार्थना। उत्तराखंड में एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को दी बधाई। कहा सबसे जरूरतमंद महिलाओं को मिलेगा लाभ। कोटद्वार में निकाली तिरंगा यात्रा, सांसद अनिल बलूनी और विधायक दिलीप सिंह रावत हुए यात्रा में शामिल। बीजेपी के कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। रामनगर में 27 मेधावियों को किया सम्मानित। मेधावी छात्रों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को मिला सम्मान। रायंका खताड़ी में सम्मान समारोह का हुआ था आयोजन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड पहुंचने पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान नड्डा के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है, तो वहीं सीएम धामी ने जेपी नड्डा को हाउस ऑफ हिमालय के उत्पाद भेंट किए। सीएम ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालय देवभूमि के शुद्ध गुणवत्ता स्थानीय उत्पादों का संग्रह है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल अनिल चौहान को सोशल मीडिया के माध्यम से जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र बलों ने जिस अद्भुत पराक्रम, साहस और सैन्य कौशल का परिचय दिया, वह पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिलने पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना में स्वीकृत की गई प्रोजेक्ट राशि का 75% हिस्सा सब्सिडी के रूप में रहेगा। आज आप सबको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है, आज कैबिनेट से उसका अनुमोदन हो चुका है। निश्चित रूप से एकल महिला स्वरोजगार योजना हमारी जो महिलाएं, जो निराश्रित महिलाएं हैं, जो हमारी ऐसी महिलाएं जो कि विडो हैं, ऐसी महिलाएं जो कि तलाकशुदा है, ऐसी महिलाएं जो अविवाहित है, ऐसी महिलाएं जो परित्यक्ता महिलाएं हैं, वे सभी इस एकल महिला स्वरोजगार योजना के माध्यम से कवर होंगी। निश्चित रूप से इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से इनको स्वरोजगार दिया जाना इस योजना के माध्यम से अब सफलता के साथ में किया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग 75% सब्सिडी जो है एकल महिलाओं को उनके कार्य योजना के लिए दिया जाएगा और एकल महिलाएं इसमें केवल 25% का ही स्वयं का सहयोग जो है वह धनराशि के रूप में उपयोग कर पाएंगे। मैं समझती हूँ कि ऐसी महिलाएं जिनको कि जो कि लगातार इस दिशा में प्रयासरत रही हैं कि उनको आत्मनिर्भर बनना है, उनको पैरों पे खड़े होना है अथवा उनको पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, एकल महिला स्वरोजगार योजना अपने आप में एक अब तक की सबसे अनूठी योजना है। इस प्रकार से कभी महिला केंद्रित योजना एकल के रूप में हमको देखने को नहीं मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एकल महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिगत में एक महत्वपूर्ण योजना को आज अनुमति दी है। आने वाले समय में हमारी एकल महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर हो पाएंगी और निश्चित रूप से स्वरोजगार परक हो पाएंगी और निश्चित रूप से वो स्वावलंबी हो पाएंगे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां धर्मशाला मुखर्जी मार्ग से त्रिवेणी घाट तक तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर दुकानदारों ने फूल बरसाकर यात्रा का शानदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटाई है और घर में घुसकर 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, वह हम भारतवासियों के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। इसके अलावा तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के बाद रेखा आर्य ने त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लिया। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां नजीमाबाद रोड स्थित एक बारात घर से तिरंगा यात्रा को गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी व लैंसीडौन विधायक दिलीप सिंह रावत ने सलामी देकर रवाना किया। बता दें कि इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इसके अलावा
यात्रा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। LUCC से संबंधित गढ़वाल परिक्षेत्र के विभिन्न जनपदों में दर्जन अभियोगों के पर्यवेक्षण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह को पर्यवेक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिसमें लोकेश्वर सिंह ने समय समय पर सभी विवेचकों की ऑनलाइन बैठक लेकर उन्हें लगातार इस मामले में त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। अगली खबर पौड़ी से है, जहां तकनीकी के संयोग से एक नई शुरुआत करते हुए मां और शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके लिए काव्या ऐप की शुरुआत हुई है। बता दें कि ये ऐप गर्भवती महिलाओं के लिए जीवनदायी बन गया है। इसमें अभी तक 511 हाई रिस्क महिलाओं का पंजीकरण किया गया है, जिसमें से 448 महिलाओं का सफल और सुरक्षित प्रसव करवाया गया है। कुछ IT रिलेटेड चीज़ों को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें काव्या ऐप भी एक इम्पॉर्टेंट ऐप है। इसके अलावा प्लेज भी हम लोगों ने जिसे कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक ऑनरेबल CM सर के द्वारा इस प्लेज को इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसमें कई सारे बच्चों के द्वारा इस तरीके की प्लेज ली गई। रामनगर में राजकीय शिक्षक संघ की ब्लॉक इकाई ने शनिवार को रायंका खताड़ी में एक समारोह आयोजित किया, जिसमें मेधावी छात्रों और सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में 27 मेधावी छात्रों और विभिन्न विद्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को उनकी सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ये जो हमने कार्यक्रम आज आयोजन किया है, इसमें हमारे 27 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों को सम्मिलित किया गया है। और इसके अंतर्गत हमने जो हमारे राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट हैं, इसमें जो सर्वोच्च अंक प्राप्त करता बच्चा है उसे सम्मानित करने की मंशा जाहिर की थी, और उस मंशा को आज हमने अमली जामा पहनाया है, ताकि हमारे राजकीय विद्यालयों से जो बच्चे सर्वोच्च अंक पाते हैं उनका कहीं सम्मान नहीं मिल पाता, तो हमने एक वो आज मंच प्रदान की है, ताकि हमारे राजकीय विद्यालय से बच्चे जुड़े और राजकीय विद्यालय में भी सर्वोच्च अंक आते हैं, ये एक समाज में मैसेज जाए। ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्कूल में ही बच्चे सर्वोच्च अंक पाते हैं। आज आपको इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से ज्ञात होगा कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी एक सर्वोच्च अंक प्राप्त करता बच्चे उपस्थित हैं। इस वर्ष हमने केवल एक बच्चे का सिलेक्शन किया है जो सर्वोच्च अंक वाला है। नेक्स्ट ईयर में हम 2 बच्चे सम्मिलित करेंगे सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले, प्रथम और द्वितीय दोनों बच्चों को इसी मंच से सम्मानित किया जाएगा, ताकि राजकीय विद्यालयों में जो घटती संख्या छात्र संख्या है हमारी, उसमें कमी आए। हमारा मेन मोटिव छात्रों को छात्र केंद्रित करके किया गया है, ताकि हम एक उज्जवल भविष्य प्रदान कर सकें। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां अवैध रूप से काटी गई प्लॉटिंग पर विकास प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाते हुए एक अवैध कॉलोनी की प्लॉटिंग को ध्वस्त किया और इसमें मुस्लिम समुदाय की पूरी बस्ती बसा दिए जाने की शिकायतें CM हेल्पलाइन में दर्ज की गई। इस संबंध में DM वंदना सिंह के निर्देशों पर उप जिलाधिकारी तहसीलदार ने जांच भी की थी और इसके बाद प्राधिकरण की ओर से चालान और नोटिस जारी किए गए थे। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रही। जैसे हमारा मुझे लगता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है किसी भी हेल्थ का, क्योंकि इसके जो अगर अच्छे इफेक्ट्स हैं या इल इफेक्ट्स हैं वो इंटरजेनरेशनल होते हैं। अगर एक माँ का प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो उसका बच्चा भी एक हेल्दी लाइफ कभी भी नहीं जी सकता और फिर वो जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ता रहता है। तो इसी के क्रम में आज ये विजिट भी की गई और स्पेशली हम लोगों ने जो SNCU है वो देखा। ये यहाँ पे 6 बेड का SNCU उपलब्ध है। साथ में उनकी जितनी भी यहाँ पे गर्भवती माताएं आती हैं सभी का ड्रग्स, डायग्नोस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, रहना खाना सब कुछ यहाँ पे सरकार के द्वारा वहन किया जाता है और NHM द्वारा भी इसका जो फंड्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसका रिव्यू किया। साथ में जितने हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं उसकी भी जानकारी ली और हमारा जो ये चंदन डायग्नोस्टिक्स और जो हमारा इन हाउस डायग्नोस्टिक्स भी चल रहे हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त की कि उनको ससमय रिपोर्ट मिल जानी चाहिए और बहुत ही सहूलियत से उनको रिपोर्ट प्राप्त होनी चाहिए। उसके लिए उन्हें बहुत बार बार आने के और चक्कर लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस प्रकार से और भी अभी आगे TB क्लिनिक आदि की भी निरीक्षण किया जाए। लगातार पहले भी देखा गया है सीजरियन के टाइम में रेफर कर दिया जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, उसका क्या कहेंगे? डॉक्टरों की कमी है या फिर बिल्कुल यहाँ पे जैसे NHM से भी यूकोट BPS से भी एक गायनेकोलॉजिस्ट इसीलिए भेजी गई है बिकॉज हमें भी ये पता है कि हरिद्वार में प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है, स्पेशली सिजेरियन ऑपरेशन का या हर प्रकार के मैटरनल इश्यूज़ का। तो यहाँ पे एक डॉक्टर भेजा गया है और अगर आवश्यकता होगी तो और भी यहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे। बाकी हमने लेबर रूम भी देखा तो 24 घंटे यहाँ पे डिलीवरी होती है, चाहे वो सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो।
और उसका संख्या भी यहाँ पे पर्याप्त पाया गया है, जितने भी लोग आते हैं। और कुछ महिलाओं से भी बात की गई तो उनके द्वारा भी एक पॉजिटिव फीडबैक यहाँ से उपलब्ध है। आशा और एएनएम कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे? वो अभी हम लगातार फील्ड विजिट भी करने जाएंगे और आशा के काम को भी देखेंगे। आशा एएनएम का काम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस दिन भी महिला जैसे ही फर्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन होता है तब से वो उनके साथ रेगुलर टच में रहती हैं। वो क्या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसके लिए हमें कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, तो वो लिए जाते हैं। और साथ में जब एक बार बच्चा पैदा भी हो जाता है तो पोस्ट नेटल भी विजिट्स उसको करनी होती हैं, बच्चे की भी स्वास्थ्य के लिए और माँ के स्वास्थ्य के लिए। इसको उनके लिए पर्याप्त इंसेंटिव भी मिलता है हर एक विजिट के लिए। जो HBNC HBYC विजिट्स होती हैं तो उसमें अगर बच्चे में कोई दिक्कत है या माँ को कोई दिक्कत है तो उनको तत्काल इस चीज़ को बताना भी है। और पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे इस पर प्रयास किए गए, जैसे पल्स अनीमिया कैंपेन शुरू किया गया है और संकल्प एक यहाँ पे प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो उसके दृष्टिगत इनफैक्ट हमारे पूरे उत्तराखंड में मैटरनल मोर्टालिटी की दर काफ़ी कम हुई है, जो कि पिछले साल लगभग 250 थी, वो इस बार 123 मैटरनल, जो 2024-25 में मात्र 123 मैटरनल डेथ्स रिपोर्ट की गई है, वो भी अभी हमें और कम करने का प्रयास किया जाना है। परंतु पिछले एक साल में काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को भी मिला है। अगली खबर रामनगर से है, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में दर्जनों खनन कारोबारियों ने तराई पश्चिम वन विभाग कार्यालय पहुंचकर DFO का घेराव किया। इस दौरान खनन कारोबारियों ने एक सप्ताह से बंद कोसी नदी के खनन गेट को खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस गेट पर कोसी नदी के अन्य गेटों से अधिक रॉयल्टी वाहन चालकों द्वारा ली जाती। इस मामले में खनन कारोबारियों ने DFO का घेराव कर खनन गेट खोलने की मांग की और धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। ये सब खनन कारोबारी हैं और खनन से ही इनकी रोजी रोटी चलती है। बिना कारण से बंजारी प्रथम गेट बंद कर दिया गया है, जिसको लेकर आज हम सारे लोग यहाँ पर ट्रांसपोर्टरों के साथ DFO साहब से मिलने आए थे कि आखिर कारण बताइए कि आपने ये गेट क्यों बंद किया है। तो उनका कहना है कि एक PIL जो है हाईकोर्ट में पड़ी है, जिसकी सुनवाई 19 तारीख को है और 19 तारीख के बाद हम इस पर कोई ना कोई डिसीजन करेंगे। हमने उनसे कहा कि कोई विकल्प के तौर पे किसी दूसरे गेट पे इनका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, तो इसमें DFO साहब ने हामी भरी है। यदि 19 तारीख के बाद गेट नहीं खोला गया तो हम जनता के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे। कब से बंद है बंजारी गेट? लगभग 8 तारीख से बंद है। 8 मई से। एक PIL हुई है हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में PIL हुई है, तो उसमें एक आ गया कि अवैध खनन हो रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने, क्योंकि PIL हुई है तो उसका जवाब हमको देना था, तो हमने उसके जवाब बनाने के लिए जो हम लोग तैयारी कर रहे थे उसके क्रम में हमने नीचे वाला गेट जो है बंद कर दिए थे, जहाँ पे कि कहा जा रहा था यहाँ अवैध खनन हो रहा है। तो वो गेट बंद कर दिए और माननीय न्यायालय में PIL की सुनवाई 19 तारीख को है। 19 तारीख को जो भी वहाँ पर निर्णय होगा उसके हिसाब से आगे फिर तब डिसाइड किया जाएगा। वैसे भी अब नदी का टाइम ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, थोड़े दिन मतलब लगभग 40-42 हज़ार मीटर कुल बचा हुआ है और वो ख़त्म होने वाला है जल्दी। तो नदियाँ इस साल ये सीज़न लगभग ऑफ हो गया है। फिर भी 2-4 दिन अगर चलने की कोई बात होगी तो देखेंगे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अगली खबर मसूरी से है, जहां एक जीप अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और जीप में आग लग गई, जिस कारण सड़क पर जाम लग गया और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और लगी आग पर काबू पाकर यातायात सुचारू किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।